हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय अनुराग दीक्षित में। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो नंबर सिस्टम की आज क्लास 2 है, जिसमें कल हम लोगों ने दो प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम से पहले मैं आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराने का भरपूर प्रयास करूंगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन 2000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। ऐसा मेरा पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और एक क्लास में और शुरू करने वाला हूं जिसमें कोई भी बच्चा जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, किसी भी चीज़ के लिए मैं बहुत जल्दी उसकी शुरुआत करने वाला हूँ। बिल्कुल शुरू से हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर, छोटे छोटे बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ूंगा। देखिए, अभी कुछ दिनों में सीजीएल मेंस का एग्जाम होने वाला है। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी इस क्लास के लिए वो करें, लेकिन आप चाहे तो देख सकते हैं, सीखने को नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो मेरा कहना ये है, और सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जितने भी साथी अपने साथ नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। एनटीपीसी में आज ग्रुप डी में आज अपनी क्लास का दूसरा दिन है और इसको चेक करते हैं कि नंबर सिस्टम में आज भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चलिए पेन और पेपर लेकर तैयार हो जाए। जितने भी नए दोस्त अपने साथ जुड़ेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम पहले उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि ये हो गया दशमलव पद्धति यानी संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न। उसके बाद एक ये सबसे बड़ी बिल्डिंग आपको दिख रही जो कि क्षेत्रमिति की है, मेंसुरेशन की है। उसके बाद बीज गणित में भी काफ़ी चीज़ें आ रही, तो मैं इन सारी चीज़ों को पहले कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बस एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, साथ में पढ़ते चलिएगा और पेन और पेपर लेके बैठना दोस्त। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी हर क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन को करने के नए नए आइडियाज़, नए नए तरीके, यही मेरा तरीका है कि मैं आपको करने के नए तरीके बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। टाइप 3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहां पर आपको दिख रहा है कि टाइप 3 आज हम लोग पढ़ेंगे और ये नंबर सिस्टम की आज दूसरी क्लास है, ठीक है। कल एक क्लास हो चुकी थी, 19 तारीख से ये बैच शुरू हो चुका है। फ्री बैच है, कोई पैसा नहीं है। 19 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो चुका है, यानी कल से शुरू हो चुका है। बिल्कुल फ्री बैच है, किसी से कोई पैसा नहीं। और कभी जब तक पेपर चलेगा तब तक ये बैच चलेगा और सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। बस शेयर करते रहिएगा और क्लास में आइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। अब सबसे पहली बात तो हमको ये जानना है कि प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे। ऑप्शन दिए हैं, देख के कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो दो बातें इसके लिए आपको समझनी होंगी। दो बातें हो सकती हैं किसी भी नंबर का अभाज्य होने का पता करने के लिए, ठीक है। देखो, डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं, विभाजकता के नियम होते हैं जो, वो आपको याद होने चाहिए। याद क्या होने चाहिए? उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब दो बातें क्या होती हैं किसी भी संख्या का विभाजकता चेक करने के लिए। आप ये देखोगे कि जो दी हुई संख्या है, दोस्त मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और पेन पेपर लेके नोट करते हुए बैठ जाना। जो दी हुई संख्या है वो संख्या किसके स्क्वायर्स के बीच में आ रही है। तो आप एक चीज और समझोगे कि यहां पर आपको स्क्वायर्स भी पढ़ना होगा, याद करना होगा, ठीक है। और तरीके भी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं स्क्वायर, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। संख्या के लिए बात समझिएगा, ठीक। किसके स्क्वायर के बीच में है? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे कोई संख्या, अभी मैं आपको एग्जांपल से करके दिखाएंगे, ठीक है। दूसरी बात ये चेक करनी होगी कि यहाँ पर जिसको आप ए को या बी को जिसको चुनोगे, किसको चुनना है सब मैं बता रहा हूँ। पहले आप इतनी बात समझो, ए या बी जिसको चुनोगे वहां तक की अभाज्य संख्याएं आपको दिखनी चाहिए, लिखनी चाहिए, वहां तक की अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के बताता हूं ताकि आप समझो। जैसे ही लिखा है 71, आपको पता करना है कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है, या भाज्य है, क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इस संख्या को देखो और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसके स्क्वायर के बीच में है, ये चेक करना है। तो आप बताइए किसके स्क्वायर के बीच में है। तो भाई आप ये कहोगे सर 8 का स्क्वायर 81 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये 64 और 81 के बीच में है। क्लियर? अब 8 और 9 में ध्यान से सुनना, 64 और 81 में नहीं चुनना है आपको चुनना है 8 और 9 में। आप हमेशा बड़ी को चुन लो। तो आपने 9 चुन लिया,
यहां तक आपको बताया मैंने कैसे चुनना था। ठीक, दूसरी बात यह है, अब 9 तक में जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं सब लिखिए, 2, 3, 5 और 7। देखिए क्या ये 2 से डिवाइड होती है? आप कहोगे सर नहीं होती। 3 से होती है? नहीं होती है। 5 से होती है? नहीं होती है। 7 से होती है? नहीं होती है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या होगी। ये कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये आपको करना है। ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। बोलो क्लियर है? ठीक है दोस्त, अब यही काम हमको इस सवाल में करना था। चलो पहले इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्यों डिविजिबिलिटी रूल लिखा था इसको देखते हैं। अब 4 ऑप्शन में अगर आप यही करोगे तो आप कहोगे सर इसमें तो टाइम हो जाएगा, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसीलिए कहा आपको कि डिविजिबिलिटी रूल आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं पढ़ाऊंगा सारी चीजें। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 4, 3, 7 और 2, 9 मिल रहा है, ये 3 से कट जाएगा, मतलब ये तो ऐसे ही अभाज्य संख्या नहीं है। 7, 3, 10, 2, 12, 12 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 6, 3, 9, 2, 11 और ये मिल रहा है 5, 3, 8, 2, 10। अब इसको चेक करना है इन दोनों में कौन सी अभाज्य है कौन सी नहीं है। एक बात तो कंफर्म है, या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा, इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। चलो एक को चेक करो, अगर वो अभाज्य है तो दूसरी जो बची है वो नहीं होगी, और अगर वो नहीं है तो जो बची हुई है वो होगी। सिंपल सी बात है, एक तीर से 2 निशाने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 263 बताइए किसके किसके स्क्वायर के बीच में? आप कहोगे सर 16 का स्क्वायर होता है सर 256, और सर 17 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी कि ये 289 और 256 के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे क्या करना था? बड़ी संख्या चुननी थी, तो बड़ी संख्या ले ली 17। अब दोस्त यहाँ तक की सारी अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेंगी, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ये सारी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब जरा चेक करो, ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, इससे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इकाई में 3 है। 3 से नहीं हो रहा क्योंकि अंकों का योग 3 नहीं है, 3 से नहीं कट रहा। 5 से होगा नहीं क्योंकि इकाई में 0 या 5 नहीं है। 7 से होगा नहीं, 7 से डिवाइड होने के बहुत सारे नियम होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, परेशान मत होना। देखो ऐसे पहले आप, लेकिन जब संख्या छोटी हो तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर लो। 7 या 21 53 होगा? नहीं होगा। 11 से 3 और 2 5 6 नहीं हो सकता। 11 से भी, 13 से भी शायद नहीं होगा। 13 दूनी 26, 3 बचेगा, और 17 से होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यानी कि 17 तक की किसी भी संख्या से 263 डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा? ये भाई प्राइम नंबर ही होगा, ये अभाज्य संख्या ही होगी। तो इन चारों में जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, बाकी गलत। ठीक है, वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो ये जो बात मैंने आपको बताई है कि हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर, ये आप अपने कॉपी पेन में लिख कर नोट कर लेना, कहीं नोट्स बना लेना। हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका आप नोट्स बना लेना जरूर। पीडीएफ आपको एज इट इज मिल जाएगी, सॉल्व पीडीएफ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। कह रहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर, मतलब 0 की बात नहीं हो रही है, किसी भी पूर्ण संख्या का जो प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए भाई क्या होती है? तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, और इसका गुणा किसी भी पूर्ण संख्या में अगर आप करते हो तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर, जिसकी शुरुआत होती है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, सो ऑन डैश 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 को भी कोई भी ले लो, और उसका गुणा 2 में करोगे तो क्या होगा? हमेशा याद रखना कि अगर 2 में किसी भी सम संख्या, दोस्त मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो लिख रहा हूं। 2 में किसी भी सम संख्या का या आप किसी भी विषम संख्या का, दोनों में से कोई बात, किसी भी सम संख्या या किसी भी विषम संख्या का आप मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर हमेशा एक सम संख्या ही आएगा। उत्तर हमेशा क्या आएगा? सम संख्या। तो अब यहां पर चाहे आप विषम संख्या लीजिए और चाहे सम लीजिए, उसका 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर क्या होगा? हमेशा एक सम संख्या। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसी से इस सवाल का हिसाब हुआ है, और इसको आप जरूर कहीं कॉपी पेन में, कॉपी और पेन के साथ नोट जरूर करिएगा। ठीक है, तो जब भी आप मैथ्स की क्लास पढ़ें, यहाँ पढ़ें कहीं और पढ़ें, मैं वैसे कहूँगा कि यहीं पे पढ़ें, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आपको करना क्या है? कॉपी पेन लेके बैठना है, वीडियो को रोकना है और उसके बाद उसको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़े अगले सवाल पर। नए दोस्त जो भी जुड़ते जाएं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहता है 50 और 80 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसका योग बताएं। अब अगर ये प्रश्न आपका पेपर में आ गया तो ये निश्चित तौर पर समय लेगा, क्योंकि दुनिया में इस सवाल की कोई भी शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकती, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं हो सकती, आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये बिना जाने 51 50 से लिखना है। अगला नंबर क्या आएगा जो अभाज्य होगा 53, फिर उसके बाद 59 आएगा, बोलो 53 59, फिर 61 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 69 नहीं होगा, 71 होगा, 73 होगा और 79 होगा। 50 से लेकर 80 के बीच में इतनी सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, इसके अलावा तो नहीं होंगी। अब इनका क्या करना था मेरे दोस्त, योग बताना था। अब यहां पर आप अपना दिमाग चला सकते हैं, योग बताना था और आपको दिख रहा है जितने भी ऑप्शन है सबकी इकाई का अंक अलग अलग है, तो हम केवल इकाई के अंक को आधार मान के अपना काम बना सकते हैं। देखिए 9 3 12, 12 का मतलब 2, 2 1 3, 3 और 7 10 का मतलब 0, 0 मतलब 1, 1 और 3 4, 4 और 9 13, यानी इकाई में आएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 463। ठीक, इकाई का अंक लेते हुए चलना है, जोड़ लेना है, जो आंसर में इकाई मिल जाएगा, इकाई का प्लेस वैल्यू, वो आपका उत्तर हो जाएगा। पूरा यहां पर आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। यही जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, शक्तिमान क्या कहता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं यही क्या हो जाती हैं, समय को बचाती हैं, यही कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाती हैं। आप कहते हो सर उसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, मेरी नहीं हो पा रही है, मॉक पेपर भी लगाते हैं। उसकी स्ट्रांग इसलिए है, या किसी भी व्यक्ति की स्ट्रांग इसलिए है, या मेरी स्ट्रांग इसलिए है, क्योंकि हम इन छोटी बातों पर, या वो व्यक्ति इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है। ऑप्शन दिए गए हैं, यूज़ करना सीखिए, और मैं आपको सिखा भी रहा हूँ लगातार क्लासेस में कि ऑप्शन कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना, राइट ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है टाइप 3 में। कह रहा है 1 से 100 तक गिनती अगर लिखी जाए तो अंक 2 जो है, 2 दाही पर स्थान पर कितने बार आएगा, दाही के स्थान पर। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 से 9 तक की ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें दाही आएगा ही नहीं, ये तो सिर्फ इकाई वाले होंगे, तो इनको तो हमें ध्यान देना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं 10 में इकाई में दाही में 2 नहीं आ रहा। अब हम अगर बात करें 11 से 20 तक की, ध्यान से सुनना, तो 11 से 20 तक में केवल एक ऐसी संख्या मिलेगी जिसमें दाही के स्थान पर 2 आएगा, और वो होगी 20, यानी कि ये एक बार यहां पर हो गया, बाबा हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर आप 21 से लेकर 30 तक संख्याएं लिखते हो, 30 तक, तो 30 को छोड़कर 21 से 29 तक में 9 बार ऐसा होगा कि दाही में 2 आएगा, 9 बार होगा या नहीं। फिर अगर आप 31 से 40 तक बढ़ते हो तो कहीं पर दाही में 2 नहीं आएगा, और इसके बाद जब भी जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे 50 से 51 से 60 2 नहीं आएगा दाही में। क्यों? क्योंकि सीरीज 5 वाली है, 6 वाली, 7 8 9 10, कहीं पे भी दाही में 2 नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब 11 से 20 में एक बार आया दाही में 2, और 21 से 30 में 9 बार आया दाही में 2। तो 9 बार और एक बार मतलब क्या होगा, 1 से 100 तक की जब आप गिनती लिखोगे तो उसमें 10 बार दाही के स्थान पर 2 आएगा। कितनी बार आएगा? दाही के स्थान पर 2 आएगा। ठीक है, स्थान पर 2 मिलेगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। कह रहा है निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि सह अभाज्य क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप ये बात समझ लो, हाँ, और इसको पेन पेपर के साथ नोट भी करना, सह अभाज्य। ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे ना चैप्टर, तो ये सारी बातें, सह अभाज्य, जितने भी अभाज्य, अभाज्य, कंपोजिट, प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। हाँ, बस बशर्ते आप अगर जब से क्लास शुरू होगी, आप अगर मेरे साथ लग के तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पर आपका वनडे एग्जाम कोई भी होगा, मैथ्स आपके लिए खतरा नहीं बन सकती। देखो, इसको बोलते हैं को प्राइम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम। ठीक है, ये क्या होती हैं? जैसे आपके पास दो संख्याएं लिखी हैं ए और बी, ये को प्राइम कब होंगी? को प्राइम तब होंगी जब इनका कॉमन फैक्टर
फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर ONE1 होगा। 1 का मतलब सिर्फ एक होगा, इसके अलावा नहीं होगा। या आप दूसरे शब्दों में एक बात और भी कह सकते हो कि इन संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, और जिन संख्याओं का HCF 1 होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बात वही आ गई कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 होगा वो संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य होंगी, को प्राइम होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़। इस डी ऑप्शन को देखिए, ये भी 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तो इनका कॉमन फैक्टर तो 5 मिल गया, जबकि हमको क्या चाहिए था, सिर्फ 1 चाहिए था, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। इसको देखो, इकाई में 6 है, इकाई में 8 है, यानी 2 से कट जाएगा। हमें कॉमन फैक्टर में 1 चाहिए था, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, 4 5 6, 3 2 5 1 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, 4 में से 3 ऑप्शन आपने गलत ऑप्शन हटा दिए, तो जो बचा होगा वो कैसा होगा, वही तो सही होगा, राइट ना, है ना। ये बातें जो हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे होगा, छोटी छोटी बातें, ठीक है। कि ऑप्शन एलिमिनेशन भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि गलत ऑप्शन कैसे हटाएंगे, ठीक है, ये भी आप सीखते चलोगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको अभी ऐसा लग सकता है कि यार क्या मास्टर साहब क्या बताया जा रहा हो, लेकिन जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको ये अंदाजा होगा कि यार ये पेपर ओरिएंटेड चीज़ें हैं। एक्चुअल में पेपर में यही सब करके समय बचता है, यही होना चाहिए, पेपर में यही होना चाहिए, और इन्हीं से क्या होता है, समय बच जाता है। और जब समय बच जाता है तो बच्चों का ये जो समस्या है कि सर हम पूरे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, वो दूर होती है। अगले सवाल पर आते हैं, देखिए बताइए, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। ध्यान से सुनना, ये एक शब्द लिखा हुआ है, अभाज्य भी होनी चाहिए यानी प्राइम भी होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, ऑड भी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 2, सर 2 तो सम है, अच्छा 3 5 7 11 13, 8 लिखनी है, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, उसके बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो पहली 8 लेनी है और दूसरी बात विषम लेनी है, तो ये तो सम है, इसको तो नहीं ले सकते हैं। हमने पहले आपको लिख के दिखा दिया, इसको लो, इसको लोगे, 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 इसको लोगे। ज्यादातर जो अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी वो विषम ही मिलेंगी, सिवाय 2 के, ज्यादातर विषम मिलेंगे, ठीक है। 8 लेनी थी तो 5 3 8, देखो 3 2 5 तो ये हो गए 6 7 8, यहां तक इनको जरूरत नहीं है। अब इनका योग देखना है, इकाई में देखो 7 है, 8 है, 5 है और 0 है, तो केवल जोड़ ले, काम बन जाएगा अपना। तो 5 3 8 7 15, 15 11 26, 26 10 36 3 39, 39 10 49 7 56, 56 10 66, 66 और 10 76 यानी 75, 75 20 95 प्लस 2 98, यानी कि आंसर हो गया 98। बोलो ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ जोड़ा है। ऐड तो कर पाओगे ना भाई, ऐड करना है, ऐड करना है मतलब जोड़ना है, ठीक है, और जोड़कर आपको आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, राइट। बहुत सुंदर, चलिए अगले सवाल देखिए। कह रहा है आपसे, ध्यान से समझना, कौन सी संख्या अविभाज्य है। हिंदी में लिखा हुआ है अविभाज्य, इंग्लिश में हम आपको बता दे रहे हैं, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है अविभाज्य का मतलब जो विभाजित नहीं होगी, और जो विभाजित नहीं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य, यानी कि प्राइम नंबर। आपको बताना है कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। अभी हमने आपको प्राइम नंबर निकालना बताया था, कैसे निकालते हैं। 121 भैया 11 का गुणनफल है, नहीं हो सकता है। 141 3 से कट जाएगा, नहीं हो सकता है। 181, अच्छा इसको देखो, 181 और 161 में अभाज्य मिलने वाला है। 161 को अगर आप नजर डालो तो ये 7 से कट जाता है, ठीक है, 7 से, 7 दूनी 14, ये तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, 181, ठीक हो गया। अब जरा आप यहां पर थोड़ी सी बात सीख लो कि 7 से डिविजिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, कैसे समझते हैं कि कोई संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। कई सारे तरीके होते हैं 7 से डिविजिबिलिटी के लिए। जब संख्या 3 अंकों की हो, 7 से डिविजिबिलिटी में जब संख्या 3 अंकों की हो तो क्या करोगे, आपको करना यह है कि इकाई अंक का, लिखे दे रहा है, यूनिट प्लेस का दोगुना करके
ध्यान से सुनना, यूनिट प्लेस का 2 गुना करके, जब संख्या कितने अंकों की होगी, 3 अंकों की, गौर से समझना मेरे दोस्त। तो यूनिट प्लेस का दुगुना करके बचे हुए संख्या में उसको घटा दीजिए। 16 बचा था, घटा दीजिए। यहाँ यूनिट प्लेस में 1 आएगा, 1 दूनी 2, 16 में से 2 गए 14। अब देखिए जरा ये क्या 14 जो आया वो 7 से डिवाइड होता है? तो आप कहोगे सर होता है, यानी ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये पहला तरीका हो गया 7 से डिविजिबिलिटी। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका तब होगा जब संख्या 3 अंकों से बड़ी हो जाती है। क्या हो जाता है? 3 अंकों से संख्या बड़ी हो गई। सपोज आपने ले लिया 4950, ये है। अब इस कंडीशन, आप इसमें ये भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इकाई से 3 अंकों का जोड़ा बना लीजिए। क्या मिला आपको? 950। बचे हुए नंबर को इसमें घटा दो, क्या मिलेगा आपको? 946। क्या मिला? 946 मिला, हाँ या ना? 946। अब अगर ये 946 मिला है तो देखो जरा 946 क्या 7 से डिवाइड होता है? और अगर इसको और आसान करना है तो फिर ये वाला तरीका इसमें अपना दीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक तरीका और देख लो 7 से डिविजिबिलिटी का। कि आपको क्या करना होता है कि यूनिट प्लेस में 5 से गुणा कर कर उसको बचे हुए पार्ट में, रेस्ट पार्ट में जोड़ लेना होता है, और उसके बाद ये देखना होता है कि संख्या क्या 7 से डिवाइड हो रही है, और अगर हो रही है तो वो 7 से डिवाइड होगी, नहीं हो रही तो नहीं होगी। ठीक है, अब चलो देखो इसी सवाल को देख लेते हैं। लिखा था 4950, इकाई में क्या है? 0, 5 से गुणा करोगे 0 बना रहेगा। बाकी के बचे हुए नंबर में इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 495। 495 देखिए क्या 7 से डिवाइड होता है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई में शेष 5 बचा रहेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 7 से डिविजिबिलिटी के 2, 3, 4 कई सारे रूल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कौन सी एक जोड़ी ट्विन प्राइम की है? नहीं है, सॉरी, ट्विन प्राइम की नहीं है, ये ध्यान से देखना है। तो इसमें समस्या क्या है? सर हमें तो यही नहीं पता है कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब क्या होता है? जैसे ट्विन्स होते हैं ना बच्चे, ट्विन का मतलब आप ऐसे समझो जुड़वा अभाज्य। अब आपने जुड़वा पिक्चर देखी थी, जुड़वा पिक्चर का मतलब क्या था? एक शक्ल के 2 आदमी। तो यहीं पर वो भी बात है। जैसे ये 2 संख्याएं लिखी हैं ए और बी, तो इसमें होना क्या जरूरी है कि ये दोनों संख्याओं का एक जैसा होना जरूरी है। और कैसा होना जरूरी है? प्राइम, यानी कि ए और बी जो हैं वो अभाज्य होनी ही चाहिए, प्राइम होनी ही चाहिए, पहली स्थिति। दूसरी बात याद रखना कि ए और बी का जो अंतर है वो हमेशा 2 होने चाहिए, यानी कि ये भी एक प्राइम संख्या होनी चाहिए। भाई 2 क्या होता है? प्राइम। या तो 2 ज्यादा हो या तो 2 कम हो। ठीक है, या तो ए बी से 2 बड़ा हो सकता है, या तो ए बी से 2 छोटा हो सकता है। ये होता है क्या? प्राइम होने की कंडीशन। और कौन से प्राइम होने की? जुड़वा प्राइम होने की, ट्विन्स प्राइम होने की। ठीक, क्या बताया? फिर से सुनिए। 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का प्राइम यानी कि अभाज्य होना जरूरी है। दूसरी बात, इन दोनों संख्याओं का अंतर 2, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 होना जरूरी है। क्लियर? अब देखते हैं कौन सी जोड़ी प्राइम नहीं है। ये दोनों प्राइम है, ट्विन प्राइम। आप कहोगे है, क्यों है भाई? 11 भी सर प्राइम संख्या होती है, 13 भी होती है, और अंतर भी 2 है। बहुत बढ़िया, यानी कि ये तो आंसर हमारा नहीं है। 71 और 73, सर 71 भी प्राइम है, 73 भी प्राइम है, अंतर 2 भी है। इसका मतलब ये भी ट्विन प्राइम है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इस पर आते हैं 131 और 133। ठीक, जरा ध्यान से देखना। 131 सर प्राइम है, लेकिन 133 जो है वो प्राइम संख्या नहीं है। 133 अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नहीं है। 191 और 193 ये भी ट्विन है, ये दोनों अभाज्य हैं। 191 भी अभाज्य होती है, 193 भी अभाज्य होती है। 133 कटती है, किससे कटती है? जरा देखना। 19 का पहाड़ा आता है, 131 ही हो गया। और 19 सत्ते अगर आप करोगे दोस्त तो आपको क्या मिल जाएगा? कहीं 133 तो नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। यानी ये 7 से भी कटती है और 19 से भी कटती है। ठीक है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। पेन पेपर में जहां आप लिख रहे हो उसमें ये जरूर लिख लेना कि ट्विन प्राइम क्या होती है, जुड़वा अभाज्य क्या होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना का जवाब देते चलिएगा। समझ आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है?
पक्का? ठीक है, बढ़े अगले सवाल पर। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखोगे ट्विन प्राइम्स के। 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, ठीक है, और 17 19 हो गया, और अगर आप ऐसे देखो तो 47 49 हो गया। 47 और 49 नहीं होगा क्योंकि 49 तो कट जाती है। 51 53 हो गया, 71 73 आपको दिख ही रहा था, और अब ऐसे देखो तो 101 103 हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि ट्विन प्राइम होंगी। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक संयुक्त संख्या नहीं है? ध्यान से समझना, नहीं है। अब बात आती है सर संयुक्त संख्या क्या होती है, इसको भी आप बता दीजिए। ठीक है, बताते हैं, ध्यान से सुनो। संयुक्त संख्या का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में आप बोलोगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलोगे? कंपोजिट। और कंपोजिट का मतलब होता है जो किसी से मिलकर कंपोज हुआ हो। जैसे गाने कंपोज होते हैं, तो गाने कंपोज कब होते हैं? जब अंतरा और मुखड़ा मिलता है तो गाना बनता है, और उसी को कहते हैं कंपोजिंग। इसका मतलब क्या है? कंपोज होने का मतलब दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बन रही है। तो यहीं पर आपको यही समझना है कि संयुक्त संख्या क्या होती है। सपोज थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना सब संयुक्त संख्या क्या होती है। कंपोजिट नंबर, ठीक। अब जरा देखना, आपने कहा कि एक संख्या मैंने मान ली सपोज थोड़ी देर के लिए ए के 2 फैक्टर हैं, या ए को अगर हम देखते हैं तो एक्स और वाई के 2 फैक्टर होते हैं। अगर एक्स और वाई का गुणा करने से ये ए बनता है तो ए कंपोजिट नंबर होगा, और अगर नहीं बनता है तो नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन, कंपोजिट नंबर के लिए इस संख्या का भी पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है। और ये जो इसके तुमने दोनों गुणनफल लिए, इसका भी धनात्मक गुणांक होना जरूरी है, ए भी पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक, अब एग्जाम्पल से देख लो, समझ लो। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिया, मैंने कहा भाई 91 लिखा है, आपको बताना है कि कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्या है कि नहीं है। तो आप सोचो, क्या 91 से छोटी, और हाँ ये जो x और y है ना, x और y है, ये दोनों जो है a से छोटी होनी चाहिए। अब 91 से छोटी अगर हम बात करें, कोई दो संख्या ऐसी सोचिए जिनका अगर हम गुणा करें तो 91 बन जाए, बताइए। तो आप कहोगे सर 13 सत्ते 91, 13 से भी कटता है, तो 13 और 7 का गुणा करने पर क्या मिलेगा? 91। तो आप क्या बताओगे कि सर ये 91 जो है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक, अभी बता पाओगे हाँ या ना? जवाब दोगे, बता पाओगे? अच्छा, अगर मैं ये कह देता कि -13 और -7 है तब भी तो 91 आता, तब क्या आप कहते 91 इस पे ऐसे कर सकते थे? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी क्या बताया कि a का पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है, धनात्मक पूर्णांक होना जरूरी है, और 13 और 7 जो उसके छोटे इंटीजर हैं, जो छोटे भाग हुए हैं, इनका भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, उतना ही जितना का 91। तो अगर ये प्लस होंगे तो आप कहोगे कि ये कंपोजिट नंबर है। और अगर किन्हीं माइनस की ऋणात्मक दो संख्याओं का गुणनफल करके अगर वो प्राप्त हो रहा है तो उसको आप कंपोजिट नंबर नहीं कहोगे। ये बहुत जरूरी बात है कि इसका पॉजिटिव होना आवश्यक है। ठीक, ठीक है, बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना? ठीक, दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कैसे? जरा देखो, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्द का मतलब है कि आप इसकी एक और डेफिनेशन को समझ सकते हो। एक मिनट, दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे समझ सकते हो। हाँ जरा देखना भाई, कि अगर आपसे कहा जाए कोई भी ऐसी संख्या जिसका एक फैक्टर, कोई भी संख्या जिसका गुणनखंड एक और वो संख्या खुद के अलावा भी हो, खुद के अलावा भी हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? संयुक्त संख्या कहलाएगी। जैसे 91 1 से डिवाइड होता है, 91 से होता है, इसके अलावा 13 से भी होता है, 7 से भी होता है। ठीक, अब आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सी संयुक्त संख्या नहीं है।
कंपोजिट नंबर नहीं है। तो भाई अगर हम देखें और समझें और कोशिश करें कि बताने की कि कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है, तो अब आप बता पाओगे कौन सा नहीं है। क्या 161 कंपोजिट नंबर है या नहीं है? क्या 203 कंपोजिट नंबर है या नहीं है? 109 है या नहीं है? 209 है या नहीं है? ये आपको बताना है अब, ठीक है। तो अब इस सवाल नंबर 9 का उत्तर जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं या बाद में जितने भी लोग वीडियो में देखेंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका जो आंसर होगा वो जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतनी छोटी, ये मैंने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर यानी कि संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं। अब आपको सिर्फ इस 9वें सवाल का उत्तर देना है, वो भी जल्दी से जल्दी समझने के बाद मात्र 10 सेकंड में, ठीक है। सभी लोग देंगे। और जितने भी साथी मेरे दोस्त नए जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x प्लस वाई जो है वो 11 है और -1 की पावर x प्लस -1 की पावर y के बराबर है, ठीक है। के बराबर क्या होगा अगर x और y पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर आप मेरी बात सुनिए, ये जो आपको पार्ट दे रखा है ये इसका एक कॉन्सेप्ट होगा, और प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगा। देखो जरा समझो, अगर -1 की पावर कुछ लगी हुई है और वो पावर सम है, तो उत्तर हमेशा +1 आएगा। कैसे सर? भाई -1 की पावर जैसे मैंने कहा 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, -1 का गुणा -1 में हुआ तो ये क्या बनेगा, +1 बनेगा। तो ये सम हो गया, ठीक है, ये प्लस में आएगा हमेशा। और यदि -1 की पावर विषम है तो ये उत्तर हमेशा -1 आएगा। जैसे -1 की पावर अगर आप 3 ले लेते हैं तो ये होगा -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये क्या बनेगा, -1, ठीक। तो याद रखना कि अगर -1 की पावर सम है तो आंसर होगा +1, और अगर -1 की पावर विषम है तो उत्तर होगा -1। इतनी बात, 2 बातें नोट करिएगा। अब जरा इस पर हम चलते हैं, इस वाले पॉइंट पर, और इसको हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपके पास एक सम संख्या दी है और आपके पास एक विषम संख्या दी है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर हमेशा विषम संख्या ही आएगा, और यहाँ पर विषम संख्या ही थी। तो इसका मतलब ये जो लिखा है कि x प्लस वाई बराबर 11, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x सम या विषम में से कुछ होगा, और या तो y के साथ यही शर्त होगी कि या तो y होगा सम या विषम होगा, ठीक है, दोनों एक नहीं हो सकते। तो अगर ऐसा है तो या तो x सम होगा या विषम होगा, और y सम होगा तो विषम होगा। तो भाई इससे अगर हम इसको सम मान लेते हैं तो ये +1 हो जाएगा, और अगर इसको विषम मान लेते हैं तो -1 हो जाएगा। कट के उत्तर क्या मिल जाएगा, 0। इसका उल्टा भी मान सकते हो आप x को विषम मान लो, y को सम मान लो, तो भी क्या होगा, उत्तर क्या आएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ये दोनों बातें, इतना पॉइंट ये और ये बात, ये आप दोनों नोट कर लेना, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको आगे के सवालों में कहीं ना कहीं मदद जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलो भैया, चौथे नंबर टाइप पर हम लोग आ चुके हैं। काफ़ी देर से चौथा नंबर टाइप चल रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया लग रहा है ना। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मैं बार बार कहूँगा क्योंकि सीधी सी बात है भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, चैनल मेरा नया है, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है अब, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कह रहा है 30 मीटर लंबे कपड़े से 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। क्या सोच, जैसे सवाल पढ़ा तो सवाल पढ़ने के बाद क्या दिमाग में आएगा, सर एक जगह इकाई सेंटीमीटर दी है, एक जगह मीटर दी है, तो हम बड़े को छोटे में बदल लेते हैं। तो भाई जो 30 मीटर दिया है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सब लोग जान रहे हो, तो इसका गुणा कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें 225 सेंटीमीटर वाले टुकड़े काटने, वो भी कितने टुकड़े काटने, 12, तो ये इसमें कम हो जाएगा। अब कह रहा है देखो, इसमें से इसको अगर आप घटा दोगे तो बचा हुआ भाग मिलेगा। वो बचा हुआ भाग मूल लंबाई का कितना भाग है। मूल लंबाई कितनी थी, 30 × 100, बोलो हाँ या ना। इसका कितना भाग है, सिर्फ इतनी बात है ना सवाल में, और कुछ तो नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको, जरा देखना, गौर से समझना। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर कॉमन तो दिख रहा है। इन दोनों में हम 25 कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं। तो देखना ध्यान से, आप गुणा करके कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैंने कहा मैंने 25 × 4 कॉमन ले लिया, इसमें से 25 कॉमन लिया, 4 बचेगा।
इसमें से कितना कॉमन, देखो यहाँ 25 कॉमन लिया तो 4 बचा, और यहाँ पर अगर 3 कॉमन लोगे 3 होगा, यहाँ पर 25 और 3, 3 कॉमन लिया तो 10 बचा। अब 10 गुणे 4 तो 40 हुआ अंदर, माइनस यहाँ पे 25 कॉमन लोगे 9 बचेगा, यहाँ पर 3 कॉमन लोगे तो 4 बचेगा, और 9 चौको 36 यहाँ हो गया, और बटे ये जो लिखा था आपका 30 गुणे 100 एज इट इज लिखा। कैलकुलेशन के तरीके होने चाहिए भाई, साधारण गुणा करके भी आंसर निकाल सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे। तो देखो भाई 25 चौको 100, भाई 4 अंदर बचेगा, 40 में से 36 गया, 4 बचेगा, और 25 चौको 100 जो होगा इस पूरे भाग से ये कट जाएगा। 3/30 का मतलब कौन सा भाग बच रहा है, 1/10वां भाग बचेगा उसके पास मूल लंबाई का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया सभी को, डाउट तो नहीं है, पक्की बात। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको अगर आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो सोचनी चाहिए, ठीक है। क्या आपने ऐसे सवाल को सोचा, होगा क्या इससे, सर इससे होगा क्या, हम सोच तो लें, हम घर पे समय तो दे लें, समय मेरा बर्बाद होगा। इससे होगा ये कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, आपका समय बचेगा। आप प्रैक्टिस तो करके देखो, मेरी बात को आप मान के तो देखो, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, देखिए क्या बढ़िया सवाल आया है। कहता है यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम जो है 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कर। भाई मेरा आंसर आ गया कि संख्या 210 होगी, ऐसे ही आंसर आ गया, हमें कुछ नहीं सोचना पड़ा। अब देखो इसका एक मैनुअल तरीका जो होता है, जो आम जिंदगी होती है, वो कैसे, आम जिंदगी का सवाल कैसे होगा, देखना ध्यान से। आम जिंदगी वाले बच्चे कैसे सवाल करेंगे। किसी संख्या का, उनको संख्या नहीं पता थी, उन्होंने कहा सर जी संख्या x मानेंगे, और उसका फिर 1/7 जो है उसी संख्या में से घटाएंगे, और घटाने के बाद जो परिणाम आएगा, जैसे यहाँ पे परिणाम क्या आएगा, घटा के 6x/7, ठीक है, आएगा। परिणाम संख्या से 30 कम होता है। अब संख्या क्या थी, x फिर 6x/7, और इसका अंतर वो 30 लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, काम बनेगा उनका। नहीं करना, ध्यान से देखो। अब आपको दिखा रहा है मेंटोस जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, ठीक है। मेंटोस जिंदगी से सवाल कैसे होगा। सवाल में एक आया किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाए, तो 1/7 लिखिए जरा आप। इसका मतलब जो संख्या होगी वो किसके रेशियो में होगी, 7 के, और उसमें से 1 घटाना है। तो अगर 7 में आप 1 घटाओगे तो इसका मतलब 7 में आप 1 ही तो कम कर रहे हो, हाँ या ना। कितना कम कर रहे हो, 1 कम कर रहे हो। तो 1 जो कम किया है वही तो 30 के बराबर है, और क्या कहा है। सवाल सिर्फ इतना सा था, 1 का मान 30 है तो 7 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 7 गुणे 30 यानी कि 210 होगी वो संख्या। इसको करके देखो कम से कम 25 सेकेंड, इसको करके देखने की जरूरत ही नहीं है, दिमाग में हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए सवाल की लैंग्वेज आपको समझनी होगी। यही इसीलिए मैं कहता हूँ घर पर रिवीजन बहुत जरूरी है। सवाल आपने पढ़ लिया, मैंने आपको तरीके बता दिए, आपको सोचने का एक आइडिया दे दिया, लेकिन उसके बावजूद आप अगर रिवीजन कर लेते हो तो मज़ा ही आ जाएगी। फिर आपको हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। आप ये समझो कि आपने अभी तक क्या पढ़ाई करी, इस 1-1.5 साल के पीरियड में आपने कितना पढ़ा। आपने बहुत सारा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं है। अब आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये मैटर करेगा। और अगर अब आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये मान के चलिएगा कि सब बेकार हो जाएगा। किसी के दिमाग में है कि अगली वैकेंसी में आकर अपना काम हो जाएगा, तो क्या पता अगली वैकेंसी का हिसाब भी ऐसे ही गड़बड़ हुआ तो आपके 1.5 साल, ये 1.5 साल और 3 साल गए, शादी की उम्र आ जाएगी। फिर अब शादी की तैयारी करोगे या एग्जाम की समझने की बात है। अगला सवाल देखिए, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट 24 है, उनके वर्गों का योग 52 लिखा है, 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। कितना सरल सवाल है। उत्तर आया 24, ये आ गया उत्तर। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, यानी कि अगर 2 संख्याएं हैं आपके पास a और b, तो इनका गुणनफल आपको बताया गया है 24। ध्यान से समझना मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये आपको एक मैनुअल तरीका ये होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 24 दिया है, उनके वर्गों का योग दिया है, a वर्गों का योग a² + b² यानी कि ये 52 दिया है। अब हम a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और सर सॉल्व करना शुरू करेंगे तो अपना काम बनेगा। सब करेंगे यही तरीका, आप भी कर लेना, पेपर में आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या आपने कुछ दिमाग में सोचा, कोई दिक्कत
अगर आप सोच पाओ तो। कोई दिक्कत? कैसे सोचोगे इस सवाल में? इस तरीके में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो सब कर रहे हैं। समय कैसे बचेगा? ध्यान से सोचना, मेरी बात ध्यान से देखो। क्या आपने कभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सोचा था अभी तक? देखना ध्यान से। दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 24 है, तो 24 कब कब आ सकता है? 1 गुणे 24 करें, 2 गुणे 12 करें, 3 गुणे 8 करें, या फिर यहां पर करें 4 गुणे 6। अब आप कहोगे सर ये सब करने में इससे ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि एक बार आप प्रैक्टिस करो, फिर क्या देखो समय लगता है। तो आप अगर ये देख पा रहे हो कि वर्गों का योग कोई बहुत बड़ा नहीं है, यानी वर्गों का योग छोटा हो रहा है, गुणनफल ये दिया है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं के साथ जाइए, और यहां पर बड़ी से बड़ी संख्याओं का हिसाब क्या हो जाएगा? 4 और 6, ठीक है, जिनका रेशियो, जिनका अंतर सबसे कम हो। आप उन संख्याओं के साथ जाइए जिनका अंतर सबसे कम हो, ठीक है, अंतर कम हो, यही आपके आंसर होते हैं। अब आप 4 और 6 के साथ जाइए, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16, अगर आप जोड़ेंगे तो 52 मिलेगा, और आपसे पूछ रहा था इन्हीं दोनों का योग क्या होगा? 10। ये आपका उत्तर है, इसीलिए मैंने पहले ही आंसर दे दिया था। हमको 3 सेकंड भी नहीं लगे थे इस सवाल का उत्तर देखने में। मैं बोलता भी जा रहा हूँ, मैं पढ़ता भी जा रहा हूँ, मैं समझाता भी जा रहा हूँ, बावजूद उसके मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये हैबिट आप में भी डेवलप हो, और इसको डेवलप करना ही मेरा काम है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि ये आप देखा करें, इसको समझा करें, सोचा करें, क्या ऐसा हो सकता था। चलिए देखिए, ठीक है, 1 मिनट का समय देना जरा, 1 मिनट का भी समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, ठीक है। हाँ, बस एक, हाँ, ये सवाल था ना। चलो, कह रहा है यदि एक संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए, ध्यान से देखना भाई, संख्या के 5 गुने में 10 घटाया जाए, तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या होगी? आम जिंदगी का सवाल कैसे होगा? आम जिंदगी कैसे सवाल को करेगी, जरा ध्यान से समझना। आम जिंदगी, फिर आपको मेंटोस दिखाते हैं। मेंटोस से सवाल का उत्तर आ जाएगा बहुत जल्दी, 18 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18, ठीक है। अब देखो आम जिंदगी कैसे सवाल करेगी। संख्या ले ली x, और कभी भी x, अब मैं ये बात समझ चुका हूँ बहुत अच्छे से कि अगर आप x के पीछे पड़ोगे तो बहुत दर्द मिलेगा, चाहे जिंदगी की बात हो चाहे मैथ्स की बात हो। x, इसका 5 गुना किया और घटाया कितना? 10, तो क्या होता? उस संख्या के 4 गुने में, इसी संख्या के 4 गुने में अगर आप 8 जोड़ो तो वही संख्या मिल जाती है। इसको इतना लिखने में समय क्यों बर्बाद करना, जबकि मैं आपको दिखाता हूं एमजे का मतलब होता है मेंटोस जिंदगी। 5 गुना था, 10 घटाना था, 4 गुना करना था, 8 जोड़ना था। एक बार जोड़ना, एक बार घटाना, ये जोड़ लीजिए और इसका हमेशा अंतर लीजिए गुने का, तो 1 का मान 18, जो 1 का मान है वही संख्या है, बस बात खत्म। सवाल को सिर्फ पढ़ना था, इसमें एक बिंदु लगाकर लिखने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं थी इस सवाल को, केवल ध्यान से देखते और उत्तर बताते। और ये तब के लिए जरूरत नहीं है, और ये तब के लिए जब बात सिर्फ एक संख्या की हो रही हो, ठीक है। कितने की बात हो रही है? अगर यहां पर संख्याएं 2 हो जाती तो आप ये मत करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। मेरे दोस्त, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करते ही दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है 100, और इसमें 8 जोड़ा जा चुका है, तो आप इसमें घटा लीजिए और तो ये आएगा 96, और वो 8 गुना था ऑलरेडी, तो आप इसमें 8 से भाग दे दीजिए, तो इसका मतलब जो संख्या रही होगी वो संख्या रही होगी 12। बोलो ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना इसमें। अब आप इसको x से भी कर सकते हो, ठीक है, कि किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100 मिलता है। आप करो, वही आएगा।
लेकिन ये करने के लिए सोचने की जरूरत, ये लिखने की जरूरत थी क्या सवाल को? नहीं थी। तो नहीं थी तो मत लिखो ना। चलो अगला सवाल, ये आप कर चुके हो, अभी आए हो। अच्छा, ये भी आप करके आए हो क्या? नहीं, ये नहीं किया। चलिए देखिए, किसी संख्या का 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ना है। देखना, 2 गुना करके 20 जोड़ना था और उसी संख्या को 8 गुना करके 4 घटाना था। मैंने कहा था अगर एक बार जोड़ना एक बार घटाना हो तो जोड़ लेते हैं 24 और इसका अंतर, यानी 6 का मान 24 है तो 1 का मान 4 होगा। और मैंने कहा 1 का मान जो होता है वही उत्तर होता है। संख्या का आंसर क्या आ जाएगा? सवाल का आंसर आ जाएगा बी। क्लियर? कितना सरल तरीका। अब आप इसी को x मानो, करो, करते रहो जिंदगी भर, यही फिर नहीं हो सकता है। 2 संख्याओं का गुणनफल नहीं गुणनफल होगा। हमसे भी टाइप करने में होती है, क्या करें, टाइप भी करना पड़ता है, पीपीटी भी बनानी पड़ती है। देख लो पीपीटी में कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है, कल से ये भी नहीं होगा। तो गुणनफल इतना है, जब सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? क्या बढ़िया सवाल है। 2 संख्याएं हैं a और b, इनका गुणनफल बताया गया आपको 9000 कितना है? 375, 9375 है। अब इसमें आप किसी को भी बड़ी मान लो, किसी को भी छोटी मान लो, क्योंकि कोई स्पेसिफिक तो बताया नहीं गया था कि a बड़ी है या b बड़ी है। तो मैंने कहा भैया a बड़ा है b से। ठीक, तो अब अगर आप बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करते हैं तो 15 मिलता है। तो यहां से a बराबर क्या मिल जाएगा? 15b मिल जाएगा। रखिए यहाँ पर a की जगह 15b, तो 15b ये हो गया और b पहले से था और ये बराबर हो गया 9375। ये बन गया भाई 15b स्क्वायर और बराबर 9375। 15 से डिवाइड कर लेते हैं, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 पना 75। b स्क्वायर का मान 625 है तो b का मान 25 का वर्गमूल लेंगे तो 25 आ जाएगा। 625 का अगर आप वर्गमूल लेते हो तो 25 आ जाएगा, b का मान आ गया। और यदि b का मान आ गया तो a का मान क्या होगा? 15 गुणे 25, और 15 गुणे 25, 15 दूनी 30 और 15 पना 75, यानी कि 375 होगा इसका मान। 375 ही है ना, 15 दूनी 30 और 15 पना 75, 375 हो गया इसका मान। b कितना आया था? b आया था 25, ये कितना आया? 375। बोलो इतनी बात समझ में आ रही? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? b आ गया ना। देखो यहां से फिर से समझ लो, a और b थे, गुणनफल 9375 था। कहा था बड़ी संख्या में छोटी संख्या को अगर आप भाग करते हैं तो 15 भागफल मिलता है। तो भाई 15 मिला, तो a का मान हो गया 15 गुणे b, गुणा कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब a का मान क्या हो गया? 15b, तो a की जगह 15b रख लिया तो b स्क्वायर बना। 15 से इसको काटा, 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 पना 75, 625 मिला। तो b स्क्वायर अगर 625 है तो b 25 हो गया। a यहां पर b की जगह 25 रख के a का मान निकाल लीजिए, 25 पंचे 125 और ये 375। अब आपसे कह रहा था इन संख्याओं का योग क्या? तो भैया a बराबर अगर आपके पास 375 और b बराबर 25 हो तो जोड़ने पर क्या मिलेगा? 400 मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 400। बोलो ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कितना बेहतरीन सवाल था, अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखो वैसे ही सवाल आ गया जैसे अभी हमने आपको 13 नंबर सवाल बताया था कि योगफल दिया है और उसके बाद योगफल दिया हो या गुणनफल दिया हो। जैसे 13वें सवाल में गुणनफल था, आप क्लास रोकना अभी यहीं पर। इसके बाद 13वें सवाल में देखो उसमें गुणनफल दिया था 24 वाला, और वर्गों का योग वहां पर 52 दिया था। इसमें योगफल 13 दिया है और गुणनफल योगफल दिया है 13 और वर्गों का योगफल दिया 97। मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ इतना देखता हूं कि अगर a प्लस बी 13 है तो 13 कब कब मिल सकता है? जब हम बड़ी से बड़ी संख्याएं ले दोनों तरफ। देखो 1 प्लस 12 करोगे तो भी 13 मिलेगा, 2 प्लस 11 करोगे तो भी 13 मिलेगा, 3 प्लस 8 करोगे तो भी 13 मिलेगा, 4 प्लस 9 करोगे तो भी 13 मिलेगा, 5 प्लस 6 करोगे तो भी 13 मिलेगा। नहीं, 5 प्लस 6 क्यों, 5 प्लस 8 करोगे तो भी 13 मिलेगा। तो मैंने क्या बताया था? सबसे कम अंतर किसका मिल रहा है? सबसे कम अंतर तो सर यहां पर हमको मिल रहा हो सकता है 4 और 5 का अंतर 9 हो सकता है, यहाँ 5 और 8 का अंतर तो सर 3 ही है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, पहले सुनो। 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, ए भी आ सकता है 13 मिलने पर। इसका तो अंतर सर एक ही है।
आपको दिमाग ये लगाना है कि हाँ एक ही तो है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, वर्गों का योगफल 97 है। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, इकाई में जोड़ोगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 7 चाहिए, नहीं लेना है। 25 64 9 आएगा, नहीं लेना है। 6 और 1 ये ले सकते हो और यही से उत्तर बनेगा। जैसे 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, जोड़िए तो आप ये 97 मिलेगा। यानी संख्याएं क्या क्या होंगी, 4 और 9। कह रहा है गुणनफल ज्ञात करना है, 4 और 9 का गुणनफल कितना होता है, 36। आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई। ये मेंटोस था। अब साधारण क्या होता है कि दो संख्याओं का योगफल है 13, इनके वर्गों का योगफल है 97, तो गुणनफल यानी कि a इंटू बी ज्ञात करना था। भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, इसका हम होल स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 169, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97 प्लस 2 a भी हमें ज्ञात ही करना था। घटाएंगे जाके इधर से, जरा गौर करिए, घटाएंगे जाके इधर से तो क्या मिलेगा, 9 में से 7 जाएंगे 2 मिलेगा, 142 मिलेगा, नहीं 142 क्यों मिलेगा, 2, 16 में से 9 जाएंगे 7 मिलेगा, 72, और बराबर ये है 2ab। तो ab का मान 36 तो आ ही जाएगा ऐसे भी, ये तो सब कर लोगे, सब लोग करोगे, और मुझे नहीं लगता कि सवाल को कोई भी गलत करेगा। ऐसे तो सब लोग कर सकते हो, जिसको फॉर्मूला याद है वो कर लेगा, लेकिन क्या आपने सवाल में ऐसे सोचा था, आपकी अप्रोच ये थी? और अगर नहीं थी तो प्लीज़ सीखिए, और जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हो, प्लीज़ नए लोग आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगले सवाल पर आते हैं। कौन सी भिन्न संख्या 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता? भैया क्या सवाल है यार, कौन सी भिन्न संख्या थी जिसको आप 13/5 में जोड़े तो परिणाम 1 आता है? इसका मतलब क्या है, 1 में इसको घटा लेंगे तो माइनस का 8/5 या कुछ ऐसा आंसर मिलेगा। बताइए क्या आंसर मिलेगा, बताओ। 1 में से 13/5 को घटाइए, बताइए क्या मिलेगा, माइनस का 8/5। तो माइनस का 8/5 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। अब क्या करें, माइनस का 8/5 मिलेगा, ध्यान से देखो, माइनस का 8/5। अब माइनस का 8/5 तो दिख ही नहीं रहा सर जी। हाँ, लेकिन ये तो दिख रहा है ना। क्यों दिख रहा है सर जी, इसमें भी 6 का गुणा है, इसमें भी 6 का गुणा है। अब ये आंसर होगा सही। सवाल टुच्चा था, ऑप्शन बेहतरीन थे। गलती यही हो जाती कि सर हमारा तो माइनस का 8/5 आया था पेपर में, एग्जाम में क्या सर मेरा आंसर तो आया था बिल्कुल सही, लेकिन ऑप्शन ही गलत थे। नहीं, ऑप्शन भी सही थे, ध्यान देने की जरूरत थी। तो यही सारी चीजें जो आप कहीं ना कहीं मिस करते हैं, तो जो मिस करते हो ना, ये मिस वाला मिस मत समझ लेना। मिस करने का मतलब जो भूलते हो, जो छूट जाती हैं, ठीक है, वही मैं आपको याद दिलाता चलूंगा कि क्या ये सब चीजें नहीं छोड़नी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। का उत्तर क्या है, आप देख पा रहे हो, आपके पास लिखा है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 और प्लस 1/56, ऐसा लिखा हुआ है। इस सवाल का उत्तर बताना है। अब जरा देखो इस सवाल का उत्तर। सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि नीचे जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, उन सब में क्या होगा, उन सबको कैसे करेंगे, गौर करना मेरी बात। ऊपर सब में 1 है, क्या करें सर जी, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। आप जो पहली संख्या और जो आखिरी संख्या है, यानी कि 6 और 56, इसके प्राइम फैक्टर बना दो। सायाबाजी, इसका सर जी 2 × 3 हो जाएगा और इसका सर जी 7 × 8 हो जाएगा। बस काम खत्म हो गया, बस काम खत्म हो गया। पहली संख्या का पहला फैक्टर ले लीजिए और आखिरी संख्या का आखिरी फैक्टर ले लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। पहली संख्या का पहला फैक्टर 1/, जैसा चल रहा था 1/2, आखिरी संख्या का आखिरी फैक्टर। बताइए आंसर क्या आया, 3/8। बी आंसर हो गया। क्या समय लगा आपको, कुछ समय लगा क्या, नहीं लगा, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है बात मेरी, मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी क्लियर है ना, बोलो हाँ है ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बढ़े आगे फिर, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए। शालिनी और तनवीर और राशिद ने एक केक साझा किया। एक केक गोल होगा ज़्यादातर, स्पाइडरमैन या
कुछ और मैन बना होगा या नाम लिखा होगा, हैप्पी बर्थडे बोलना पड़ेगा। तो शालिनी तन्वीर शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, ये भाग हो गया मान लो 1/6, ये शालिनी के पास हो गया। उसके पास तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था, ये 1/4 भाग ये हो गया तनवीर के पास का। और बचा हुआ भाग यहाँ पर कौन है, बचा हुआ भाग किसके लिए, राशिद के लिए। आपको यही बताना है कि बचा हुआ भाग कितना है। तो भैया पूरा केक था, एक बताया गया नीचे 6 के भाग में, एक भाग बताया गया 12 के भाग में। आप एलसीएम ले लो 12। अब 12 का 1/6 कितना होता है, 2, यानी कि शालिनी के पास उस केक का 2 टुकड़ा था, 2 के यूनिट में टुकड़ा था। 1/12 का ये कितना होता है, 12 का 1/4 कितना होता है, 3। तनवीर के पास उसका 1/12 का 1/4 यानी कि 3 भाग था, 3 यूनिट टुकड़ा था। तो 3 और 2 5 तो हो गया। तो बचा हुआ 7 जो होगा ये राशिद के पास होगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 7, और पूरा केक कितना माना है आपने 12, यानी राशिद के पास उस केक का कितना भाग था, 7/12। कभी भी सवाल आएगा इस तरीके से मान के करोगे एलसीएम से, कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। ऐसा मत करना कि एक मान लिया फिर उसको हम 1/6 और 1/4 को हम जोड़ने बैठ गए, फिर उसे हम 1 घटाएंगे, आंसर तब भी आएगा। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगेगा इसमें निश्चित तौर पर। इससे आपको इसमें कम से कम 5 से 7 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, तो ये मत करना, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अब आपसे देखिए क्या कह रहा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी भाई, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। इनका अंतर पूछ रहा था, 86 आंसर हो गया। अगले सवाल पे जाते हैं। नए लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अब यहाँ पे टाइप 5वां आ गया, जरा गौर करिएगा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी जो कि 49 से पूर्णतः विभाजित होती है। 49 से विभाजित होने का मतलब वो 7 से तो डिवाइड होगी ही होगी, और 7 से विभाजित होने का नियम अभी मैंने आपको कई चीज़ों में बताया है 2-3 बार बताया, उसको आप देखना, ठीक है। अब जरा देखते हैं कौन सी संख्या 7 से डिवाइड होगी, गौर करते हैं। जरा पहले पर नंबर लगाते हैं। 998 में से, ध्यान से सुनना, 998 में से 9 घटा लेंगे तो 989 बचेगा, 989। और 989 7 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये आंसर नहीं होगा। आप सर कैसे बताएं 989 7 से डिवाइड नहीं होता, 14 7 98 तो हो जाता है, 9 बचा रहेगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, आंसर नहीं हो सकता है। इस पर आते हैं। 994 में से 9 घटा लीजिए, 985 बचेगा, ये डिवाइड हो जाएगा 7 से 14 बार में, ये बचा रहेगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 992 में से आप 9 घटा लीजिए, 983 आ जाएगा। 983 का 98 डिवाइड हो जाएगा 7 से, ये बचा रहेगा, ये आंसर नहीं होगा। 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो गए, एक जो बचा वो सही होगा, उसको मत चेक करके समय मत बर्बाद करना, ठीक है। क्लियर है बात, पक्की, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यही सवाल आम जिंदगी के लोग कैसे करेंगे कि 999 4 अंकों की बड़ी संख्या 49 से भाग देंगे, शेषफल आएगा, घटाएंगे। अरे हमसे नहीं होता है वो चीज़ें, हम ना कर पाएंगे, हम ना आपको बता पाएंगे, हमसे होगी ही नहीं वो चीज़ें, समय वाली। चलिए देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी जो कि 15, 25, 40 और 75 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। किससे किससे डिवाइड हो जाए, इसको यहाँ लिख देते हैं। 15 से, 25 से, 40 से और 75 से। कई चीज़ें दिखी कि 75 से डिवाइड होने का मतलब 25 गुणे 3 से डिवाइड होना, तो जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी वो कहीं ना कहीं आंसर होगी। तो भाई 9 2 11 3 से डिवाइड नहीं होती है, 9 6 15 3 से हो सकती है, आंसर हो सकता है। 9 4 13 3 से डिवाइड नहीं हो सकती, 9 3 से डिवाइड हो सकता है। अब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। सिर्फ एक ही संख्या पकड़ी 3 से, उसी से उत्तर आ रहा है मेरा। कह रहा था बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। अगला की पॉइंट क्या है, बड़ी से बड़ी, तो बड़ा क्या है इसमें से, ये है, इसको छोड़ देंगे, ये आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, 9600, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 9600 होगी, जो कि 15 से, 25 से, 40 और 75 से कंप्लीट डिवाइड होगी। बोलो ठीक है, समझ में आई बात।
तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। 5 प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने नंबर सिस्टम में कंप्लीट कर लिए। इस चैप्टर को पढ़ना पूरा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लेके आता हूं और उनके तरीके उससे भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए भाई लोग, जितने भी नए दोस्त अपने साथ जुड़ रहे हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना और प्लीज़ क्लास को आप लोग एक बार अगर शेयर कर दें अपने अपने जितने भी सोशल मीडियाज़ ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप जुड़े हो, जिसमें आपको एक्सेस है, तो उसमें शेयर कर दिया करो। ठीक है, छोटी सी बात है, पूरा पढ़ाने का कोशिश करेंगे, कोशिश क्या पढ़ाएंगे ही। ठीक है, लेकिन बस आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर किया करो। क्लास की पीडीएफ का, सॉल्व पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज इट इज़। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।